Good morning, my dear students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 7, Ashoka, the emperor who gave up the war. मीन्स अशोक जो कि एक बहुत बड़े एम्परर रह चुके थे जिन्होंने वॉर मतलब कि युद्ध को त्याग दिया, जिन्होंने युद्ध को छोड़ दिया। जैसे कि हम देखते हैं मोस्टली कि राजा जो होता है वो हमेशा वॉर करते हैं, मतलब कि युद्ध करते हैं। और युद्ध क्यों करते हैं? वो अलग अलग साम्राज्यों को प्राप्त करने के, अलग अलग एम्पायर्स पे अपना कंट्रोल करने के लिए, अपना राज्य स्थापित करने के लिए। हमने ये देखा है, पहले के प्रीवियस चैप्टर्स में हमने ये पढ़ा है कि राजा वॉर दूसरे राज्यों को हथियाने के लिए करते हैं। तो अशोक जो है वो भी बहुत बड़े एम्पर हुए हैं, बहुत बड़े साम्राज्य जिनके पास था। और इसके बाद में उन्होंने इतना सब कुछ होने के बाद भी अपना जितना भी अचीव किया, उन्होंने जितने भी राज्य उन्होंने जीते, उसके बाद में भी उनको बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, जिसके कारण उन्होंने जो युद्ध है, और युद्ध के अंदर उन्होंने इतना भीषण युद्ध करने के बाद में जो नुकसान जो लोगों को भुगतना पड़ता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी जानें चली जाती है और हर तरफ उनको दिखता है ब्लड ही ब्लड उनको नज़र आया। जब लास्ट में उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा तो उनको लगा कि युद्ध से आखिर किसी को क्या मिल सकता है, और केवल राज्यों को जीतना ही सब कुछ नहीं होता है। जबकि उन्होंने पूरे भारत पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था, मगर वो अपने आप को जीत कर भी एक हारा हुआ व्यक्ति ही महसूस करते थे। इसीलिए उन्होंने भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उनकी लर्निंग्स हैं, उनके ऊपर चलकर उन्होंने युद्ध को पूरी तरह से त्याग दिया। Who gave up the war? Okay students, we start our chapter. Yes, रोशनीज रुपीज़। रोशनी यहाँ पर जिसके दादाजी ने उसको रुपीज़ दिए हैं उसके बर्थडे पर, और वो वाइल बैडली वांटेड टू बाय अ न्यू सीडी, और वो एक सीडी खरीदना चाहती है जिसके अंदर म्यूज़िक होता है, वो सीडी वो खरीदना चाहती है। शी ऑल्सो वांटेड टू जस्ट फील दैट द ब्रांडेड न्यू नोट्स को वो खर्च नहीं करना चाहती है, लेकिन उसको बहुत सीडी भी खरीदने की मतलब बैडली वो वांटेड चाहती है, मतलब वो पूरी तरह से चाहती है कि वो खरीदे, बट वो चाहती नहीं है कि वो न्यू ब्रांड जो न्यू नोट्स हैं उनको खर्च करे। It was then that she noticed that all of them had the smiling faces of गांधी जी। मतलब उन नोटों के ऊपर वो एक तरफ देखती है कि गांधी जी के स्माइलिंग फेस का एक पिक्चर उसके ऊपर प्रिंट है ऑन द राइट साइड में, एंड द टाइनी सेट ऑफ लॉयंस ऑन द लेफ्ट। और लेफ्ट के अंदर वो नोट पे क्या देखती है कि कुछ लॉयंस का सेट है, वो भी वहाँ पर उसको नज़र आता है। वॉट फॉर द लॉयंस देयर फॉर, और उसको ये समझ में नहीं आता है कि लॉयंस यहाँ पर क्यों है। शी वंडर्ड, और वो एक तरीके से इस पर आश्चर्य करती है। गांधी जी को तो हम सभी जानते हैं कि वो एक फ्रीडम फाइटर रहे थे, इसलिए उनका जो पिक्चर है वो नोट पे हो सकता है, बट यहाँ लॉयंस का क्या मीनिंग है। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि लॉयंस किसका प्रतीक माना जाता था और क्यों उसको हम हमारे जो करेंसी है उसके ऊपर भी उसको बनाया गया है, नोट्स के ऊपर। नाउ वी स्टार्ट अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। एक बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ा राज्य जो कि एम्पायर बन चुका है, साम्राज्य बन चुका है, साम्राज्य के रूप में हम उसको देख सकते हैं। द लॉयन वॉज अ सी ऑन योर नोटिस एंड कॉइन्स, नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग स्ट्री। ये जो हम लॉयंस नज़र आते हैं हमको, ये कॉइन्स के ऊपर बने हुए जब हम देखते हैं उनको, तो नोट्स और कॉइन्स जो हैं हमारे, इसकी बहुत बड़ा एक इतिहास है इसके साथ जुड़ा हुआ। दे वर curved in stone in the placed on top of the massive stone pillars at the Sarnath, about which you read chapter 6। हम जो चैप्टर 6 है उसमें पढ़ चुके हैं कि ये जो पिलर है, मैसिव पिलर जो हम देखते हैं, वो कहाँ पर है? सारनाथ के अंदर है। Ashoka was one of the greatest ruler known the history, and the inscriptions were inscribed on the pillar। उन्होंने अपनी जितनी भी शिक्षाएं हैं, अपने रूलर्स जो उन्होंने अपने रूल बनाए हैं हिस्ट्री के अंदर,
मतलब इतिहास में जो अपने रूल उन्होंने रूल किया, राज्य किया है, उससे जो इन्फॉर्मेशंस है वो इंस्ट्रक्शन जुड़े हुए, जो उनके राज्य से जुड़े हुए इंस्ट्रक्शन होते थे अशोक से, वो उस समय में इंस्क्रिप्शंस पर लिखे जाते थे। इंस्क्रिप्शंस, वी नो अबाउट इंस्क्रिप्शंस कि स्टोन पर या फिर मेटल पर लिखा जाना इंस्क्रिप्शंस कहलाता है। वर इंस्क्राइब्ड ऑन द पिलर, और ऐसे पिलर्स राज्य में स्थापित किए जाते थे, पत्थर के पिलर, जिनके ऊपर ये सारे इंस्क्रिप्शन जो होता था, जो राजा के रूल होते थे, वो उनको वहाँ पर लिखा जाता था। एज ऑन रॉक सरफेस बिफोर वी फाइंड आउट वॉट वॉज रिटन दीज इंस्क्रिप्शंस, और क्या हम इसमें जान सकते हैं कि उस पर आखिर लिखा हुआ क्या होता था। लेट अस सी वाई दिस किंगडम वॉज द कॉल्ड एन एम्पायर। क्यों किंगडम जो होता है, राज्य हुआ था, उसको एम्पायर, साम्राज्य क्यों कहा जाता था। एम्पायर बड़ा होता है और राज्य जो होता है वो छोटा होता है। The empire was the Ashok ruled was founded by the grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago, और 2300 सालों से मौर्य साम्राज्य जो है, जो कि अशोक किस वंश से रिलेट होते थे, वो मौर्य साम्राज्य के राजा थे। और यहाँ पर साम्राज्य क्यों कहा गया है, क्योंकि उस राज्य पर उनके दादाजी ने और उनके जो फादर है उन्होंने तक राज किया था। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज सपोर्ट बाय द वाइस मैन नेम द चाणक्य और द कौटिल्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनको सपोर्ट करने वाले जो वाइस मैन थे, वाइस मैन मतलब एक चतुर व्यक्ति जो थे, चतुर व्यक्ति मतलब ज्ञानी व्यक्ति से यहाँ पर मेरा मीनिंग है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति थे जिन्होंने उनको इंस्ट्रक्ट किया, मतलब कि उनके जो दादाजी थे उनको उन्होंने जो चाणक्य थे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए, और वैसे वैसे चंद्रगुप्त मौर्य करते चले गए, और वो आखिर में उनको बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। और बिल्कुल वो जैसे चाणक्य बताया करते थे वैसे ही उनके नक्शे कदम पे वो चलते थे। और कौटिल्य भी उन्हें कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो उनके गुरु जो हैं वो चाणक्य कहे जाते हैं। मैनी ऑफ चाणक्यस आइडियाज़ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो बुक है हमारी, उसके अंदर इसके इकोनॉमिक्स, जिसको हम आप इंग्लिश में कहने लग गए हैं, इकोनॉमिक्स जो है वो अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है वो उसके किसके आइडियाज़ इसमें रिटन डाउन है, इसके अंदर जो चाणक्य थे उनके जो जितने भी आइडियाज़ थे वो सारे इसमें राइट डाउन है। अब हम आते हैं डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है। डायनेस्टी का मतलब हिंदी में अगर मैं बताऊं आपको तो हिंदी में होता है इसका मतलब वंश, ठीक है। जैसे हमारे दादाजी, उनके भी पिताजी और उनके भी अगर मैं कहूँ ग्रैंडफादर और देन उनके भी, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आता है उनको डायनेस्टीज़ कहा जाता है, वंश कहा जाता है। अब व्हेन द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर, जब सेम फैमिली के लोग आगे से आगे रूलर बनते जाते हैं, आफ्टर अनदर द फैमिली इज़ ऑफ्टन कॉल्ड द डायनेस्टी, और उसको डायनेस्टी कहा जाता है। द मौर्यन वर द डायनेस्टी विद द 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स, और मौर्यन डायनेस्टी जो है, मौर्य वंश जो है उसके अंदर जो मौर्य डायनेस्टी है उसके अंदर 3 रूलर्स जो है वो फेमस रूलर्स रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज सन बिंदुसार, एंड बिंदुसार सन अशोक चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो अशोक के ग्रैंडफादर कहे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया कि डायनेस्टी किसको कहा जाता है, वंश को डायनेस्टी कहा जाता है। ओके, देयर आर द सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर, और अब कुछ सिटी जो हैं इस एम्पायर में आती थी, साम्राज्य में आती थी। मार्क द ब्लैक डॉट्स, इसमें हम जो ब्लैक डॉट्स देख रहे हैं वो जो अशोक है उन्होंने इसके ऊपर राज्य किया था। दीज इंक्लूडेड वॉज द कैपिटल पाटलिपुत्र, और अशोक की जो कैपिटल थी उनके राज्य की वो पाटलिपुत्र मानी जाती है। तक्षशिला एंड उज्जैन, तक्षशिला और उज्जैन। तक्षशिला वॉज द गेटवे ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडेड द सेंट्रल एशिया, और तक्षशिला जो है वो गेटवे, नॉर्थ वेस्ट का गेटवे माना जाता है। गेटवे मतलब वहाँ से ही सबको एंट्रेंस मिलती थी उस जगह से इन भारत के अंदर, इंक्लूडिंग द सेंट्रल एशिया से। While the Ujjain lay out the route for the north and the south India, merchants, officials and the craft person probably lived in these cities, और अधिकतर इन cities के अंदर कौन रहते थे, उज्जैन और तक्षशिला। इन सिटीज़ के अंदर अधिकतर उज्जैन जो है वो एक रूट होता था नॉर्थ से लेकर साउथ इंडिया तक आने के लिए,
तो मर्चेंट और ऑफिशियल जो अधिकारी लोग होते थे और मर्चेंट व्यापारी लोग होते थे, क्राफ्ट पर्सन जो कि क्राफ्ट पर्सन्स जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कारीगर जो भी लोग होते हैं वो प्रॉबेबली इन्हीं सिटी में रहा करते थे। वी सी दिस सिटी, देयर इज़ अवर इंडिया, और जहाँ पर हम ब्लैक कलर के डॉट्स देख सकते हैं, देयर इज़ तक्षशिला एंड देयर इज़ पाटलिपुत्र एंड देयर इज़ उज्जैन। तो तक्षशिला जो कि नॉर्थ से, इसमें बताया गया है कि नॉर्थ, तक्षशिला को क्या माना है, नॉर्थ वेस्ट का गेट माना है। यहाँ से जो भी लोगों का बाहर से आना जाना भारत में होता था वो तक्षशिला से होकर ही भारत में एंट्री मिलती थी उनको। तो इसलिए यहाँ पर अशोक का जो राज्य स्थापित था तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थे कि वहाँ से बाहरी लोग जो भी आते थे वो यहाँ से होकर निकलते थे। और सेंट्रल एशिया उज्जैन के अंदर, मतलब उसको माना गया है कि भारत के अंदर सेंटर इसको उज्जैन को माना जाता था, और यहाँ पर बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन हैं वो इन सिटीज़ में रहा करते थे और अपना व्यापार आसानी से कर सकते थे, क्योंकि आसपास के जो और दूसरी सिटीज़ थी उसमें उनका व्यापार बहुत अच्छे से चल सकता था, क्योंकि ये मिडल एरिया में आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इन द अदर एरियाज वर विलेजेस एंड फार्मर्स एंड द हार्डर्स एरियाज। सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया में जो विलेजर्स भी रहा करते थे, हार्डर्स भी है इन एरियाज़ में रहा करते थे। फॉरेस्ट पर पीपल गैदर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट प्रोड्यूस हंटर एनिमल फॉर फूड, और यहाँ पर कुछ जो लोग थे गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो कि फॉरेस्ट के सामानों को इकट्ठा किया करते थे, हंटेड एनिमल्स फॉर फूड, और जानवरों का शिकार किया करते थे खाने के लिए। पीपल इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोकन डिफरेंट लैंग्वेजेस, और यहाँ पर रहने वाले लोग अलग अलग टाइप की भाषाएं बोला करते थे। दे प्रॉबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, और अलग अलग इनकी भोजन भी इनका अलग अलग टाइप्स का होता था। एंड वॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एज वेल, और अलग अलग प्रकार के ये कपड़े भी पहना करते थे, वस्त्र पहना करते थे। हाउ आर द एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स? देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ आर द एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स? कैसे एम्पायर जो होते हैं वो किंगडम्स से डिफरेंट होते हैं। एम्पायर मीन्स मैंने आपको बताया साम्राज्य, और किंगडम्स मीन्स छोटे जो राज्य होते हैं उनको किंगडम्स कहा जाता है, सिंगल राज्य। एम्पायर्स नीड मोर रिसोर्सेज, एम्पायर्स बड़े होते हैं इसलिए उनको ज़्यादा, एक से ज़्यादा राज्य मिलकर एम्पायर बनाते हैं, और बड़े जो राज्य होते हैं वो एम्पायर कहलाते हैं। तो एम्पायर जो होते हैं उनके अंदर ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती, ज़्यादा साधनों की ज़रूरत पड़ती है दैन किंग्स, बिकॉज एम्पायर आर द लार्जर देन किंगडम्स, क्योंकि एम्पायर हमेशा किंगडम से बड़े होते हैं। एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय द बिग आर्मीज़, और उनको एम्पायर्स को ज़्यादा आर्मीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करने, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा होता है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा आर्मी लगती है। सो ऑल्सो दे नीड लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्स, और यहाँ पर एम्पायर के अंदर ज़्यादा ऑफिशियल्स की ज़रूरत होती है। ऑफिशियल्स का मतलब क्या है यहाँ पर? अधिकारी। व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिशियल्स? ऑफिशियल्स मीन्स अधिकारी लोगों की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि यहाँ का एरिया बहुत बड़ा होता है और वहाँ पर टैक्स कलेक्ट करने के लिए उनको ज़्यादा अधिकारियों की और कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज़ रूलिंग द एम्पायर। अब एम्पायर पर रूल कौन करेगा? अकेला जो किंग होता है वो अकेले इतने सारे एम्पायर्स या इतने सारे जो साम्राज्य होता है इतना बड़ा, उसके ऊपर अकेले राज्य नहीं कर सकता। तो अब कौन इसके ऊपर राज्य करेगा? तो ये हम इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन करूँगी आपको। एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, और जैसे कि हम जानते हैं कि एम्पायर जो होता है कि बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, डिफरेंट पार्ट्स पर रूल डिफरेंटली, और उसकी अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग तरीके से उसके ऊपर राज्य करना होता है। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट ऑफ कंट्रोल एम्पायर, और यहाँ पर क्या है? द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र, जो पाटलिपुत्र के आसपास के एरिया होते थे उसके ऊपर कौन? एम्परर जो होता थे, राजा जो होता था वही राज्य उसको कंट्रोल कर पाता था, क्योंकि राजा मेन जो पाटलिपुत्र है वो हमने अभी इससे प्रीवियस जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने पढ़ा है कि पाटलिपुत्र जो होता था वो सेंटर
कैपिटल माना गया था, जहाँ पर राजा राज्य करता था। दिस इसीलिए वहाँ पर कंट्रोल भी आसपास के इलाके में किसका होता था, राजा का, किंग का होता था, एम्परर का होता था। This mean the officials were appointed to collect tax. The farmers, herders, craft persons and the traders who lived in the village towns in the area. Official punished those who disobeyed the ruler's orders. Many of these officials were when salaries, messengers went to the fro and the spices kept watch. The officials and the courts of the emperors supervised them all. और यहाँ पर जो हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स होते थे, उनसे टैक्स कलेक्ट करने का काम भी किनका होता था, मोस्टली जो ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते थे, जो अधिकारी अपॉइंट किए जाते थे, उनका ये काम होता था। और ऑफिशियल्स ही इनको पनिश किया करते थे अगर वो किसी भी रूल को, राजा के बनाए गए नियमों को नहीं मानते थे, तो डिसओबेड करते थे, उनको नहीं मानते थे, उनके राजा के रूलर्स के जो ऑर्डर्स होते थे उनको नहीं मानते थे, उसके लिए पनिशमेंट भी ऑफिशियली दिया करते थे। और बहुत सारे ऑफिशियल्स जो है वर गिवन सैलरीज, और कुछ ऑफिशियल जो है वो सैलरी देने के लिए रखे जाते थे। मैसेंजर वेंट, और कुछ जो ऑफिशियल्स होते थे वो मैसेंजर्स होते थे, मतलब कि संदेश वाहकों का काम करते थे, एक राज्य से संदेश लेकर दूसरे जगहों पर जाते थे। और कुछ ऐसे होते थे जो कि दूसरे ऑफिशियल्स होते थे उनको वॉच करने का काम करते थे, ऐसे अधिकारी होते थे। सुपरवाइज दैम ऑल, और कुछ अधिकारी ऐसे होते थे जो कि दूसरे अधिकारियों को वॉच करने का काम किया करते थे, उनको सुपरवाइज करते थे। विद द हेल्प ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, और उनके वो कौन होते थे, रॉयल फैमिली मतलब कि राजा के रिश्तेदार जो कि राज परिवार से बिलोंग होते थे, वो लोग ये काम करते थे। एंड द सीनियर मिनिस्टर, या फिर सीनियर जो मिनिस्टर होता था, मंत्री होते थे, वो इनको वॉच करने का काम करते थे। देयर वर अदर एरियाज प्रोविजंस ईच ऑफ was rulers from the province capital such as the Takshila and Ujjain, although there was some amount of control from the Patliputra. Royal princes were often sent governors, local customs and rulers probably followed. और जो आम तौर पर अधिकतर क्या होता था कि प्रोविजनल कैपिटल सच एज द तक्षशिला और उज्जैन को प्रोविजनल कैपिटल्स माना जाता था। प्रोविजनल मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब कि वहाँ से व्यापार चलाया जाता था, और पाटलिपुत्र से ही उसको कंट्रोल किया जाता था, तक्षशिला और उज्जैन को। Beside there were the vast areas between their centers. Mauryans tried to control roads, और मौर्यंस जो होते थे, मौर्यंस मतलब मौर्य जो समुदाय के लोग होते थे, राजा के जो लोग होते थे, ऑफिशियल्स होते थे, वो अधिकतर कंट्रोल किनको किया करते थे, रोड, रिवर्स सच एज द इम्पॉर्टेंट और ट्रांसपोर्ट, जो भी ट्रांसपोर्ट उस टाइम चला करते थे उसको वो कंट्रोल किया करते थे। एंड द कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल टैक्स एंड ट्रिब्यूट, और उनसे टैक्स वो लिया करते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र टेल्स द नॉर्थ वेस्ट वॉज द इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्लैंकेट। अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि बताया गया है कि नॉर्थ वेस्ट जो है, नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है, जो मैंने आपको बताया था कि तक्षशिला वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में ही माना गया है, वॉज द इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्लैंकेट, और वो उसको ब्लैंकेट के लिए बहुत ज़्यादा, कंबलों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। द साउथ इंडिया और द गोल्ड, और साउथ इंडिया को गोल्ड के लिए इम्पॉर्टेंट माना गया है। द प्रीशियस स्टोन और गोल्ड के लिए साउथ को इम्पॉर्टेंट माना गया है। इट इज़ पॉसिबल दीज रिसोर्सेज वर द कलेक्टेड एट ट्रिब्यूट। अब मैं आपको ट्रिब्यूट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिब्यूट? अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन द रेगुलर बेसिस, ऐसा टैक्स जो कि रेगुलर बेसिस के ऊपर कलेक्ट किया जाता था। ट्रिब्यूट वॉज द कलेक्टेड एज when it was possible from people who gave the variety of things more and less willingly। कि यहाँ पर है कि जो एक से ज़्यादा, when it was possible from people who gave a variety of things, मतलब कि जो एक से ज़्यादा चीज़ों को दिया करते थे उनके लिए ट्रिब्यूट लगाया जाता था। ठीक है, टैक्स एंड ट्रिब्यूट दोनों चीज़ें लोगों से ली जाती थी। There were also forested region, people living these area more less than the important independent, but may have been expected provide elephant timber, honey and wax to mayoral officials।
जैसे वो एक से ज़्यादा चीज़ें देते थे, मतलब कि फॉरेस्ट रीजन में रहने वाले जो लोग होते थे वो अपने एरिया की चीज़ें ही दिया करते थे। लेस इंडिपेंडेंट, कि वो बहुत कम इंडिपेंडेंट हो पाते थे, बट दे हैव बीन एक्सपेक्टेड। और जो ऑफिशियल्स होते थे, अधिकारी होते थे, वो उनसे किसकी एक्सपेक्टेशन रखते थे कि उनको क्या मिलना चाहिए। वो उनको एलिफेंट देते थे, टिम्बर मीन्स लकड़ी जो उनको जंगलों से मिलती थी लोगों को, वो देते थे। हनी जो शहद इकट्ठा करते थे वो लोग, गैदर्स जो होते थे, और वैक्स जो होता था, मोम, वो भी वहाँ मौर्यन ऑफिशियल जो होते थे उनको दिया करते थे। अशोका अ यूनिक रूलर। अशोक, अब हम अशोक के बारे में स्टार्ट करते हैं। अशोक जो कि बहुत बड़े एम्परर रह चुके थे, मतलब बहुत बड़े साम्राज्य जिनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोक। बहुत बड़े फेमस रूलर जो है राजा, वो अशोक माने गए हैं। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज। और ये ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने अपना मैसेज स्प्रेड किया है पूरी दुनिया तक। टू द पीपल थॉट इंस्क्रिप्शन, और लोगों तक कैसे पहुँचाया? इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, मतलब कि स्टोन्स एंड मेटल पे लिखकर और पिलर्स जगह जगह बनाकर इन्होंने अपने जो मैसेजेस थे वो लोगों तक पहुँचाने का काम किया है। मोस्ट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत। और अशोक के जो अधिकतर मैसेजेस हैं, इंस्क्रिप्शन पे जो लिखे हुए मैसेजेस हैं, वो अधिकतर किस में लिखे हैं, कौन सी भाषा में? प्राकृत लैंग्वेज जो है उसमें लिखे गए हैं, कि जिससे उस समय में लोग भी प्राकृत लैंग्वेज ही बोला करते थे। जनरल जो कॉमन जो उनकी कन्वर्सेशन होने वाली, जो आम भाषा में बोली जाने वाली भाषा थी, उसी में वो लिखते थे। रिटन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, एंड वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट पे भी उन्होंने बहुत सारे जो अपने इंस्क्रिप्शंस है वो लिखे थे। अशोक स्वॉर इन कलिंग। अब बात करें हम कलिंग, जो बहुत बड़ा युद्ध माना जाता है, जहाँ से अशोक ने युद्ध को छोड़ दिया था। वो युद्ध कौन सा है? कलिंग का जो युद्ध है वो। हालांकि अशोक जो है उन्होंने इसको जीता भी था इस युद्ध को, बट जीत कर भी इन्होंने गिव अप कर दिया। कलिंग इज़ द एशियन नेम ऑफ द कोस्टल उड़ीसा। और कलिंग जो नाम है वो पुराने समय में उड़ीसा का पुराना नाम, जो कि कलिंग उसको कहा जाता था। पेज नंबर हम 68 पे देख सकते हैं। अशोक फाइट अ वॉर, कलिंग में उन्होंने युद्ध लड़ा था। हाउएवर ही वॉज द हॉरिफाइड, और वो बहुत ज़्यादा उस समय में हॉरिफाइड हो गए थे, डर गए थे। व्हेन ही saw violence and the blood shed that he decided not fight any more wars। और उन्होंने इतना वॉयलेंस देखा, मतलब वॉयलेंस का मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब कि इतना लड़ाई झगड़ा और इतना झगड़ा वहाँ पर देखा उन्होंने, कि हर बार उन्होंने देखा, बट इस बार उनको बहुत अलग टाइप से महसूस हुआ। इतना वॉयलेंस, और हर जगह उन्होंने खून बिखरा पड़ा युद्ध भूमि में, खून ही खून देखा। इसके बाद में उन्होंने डिसाइड किया फाइट एनी मोर वॉर्स, कि अब वो कोई सा भी युद्ध नहीं करेंगे। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ही गेव अप द कॉन्क्यूस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। एक हिस्ट्री का, इतिहास का सबसे ऐसा राजा है आज तक जो कभी नहीं हुआ कि जिसने लड़ाई को जीतने के बाद में भी हार दिया हो, कि मतलब वो लड़ाई को जीत ज़रूर गए थे, विनिंग अ वॉर, कि जीतने के बाद में भी उन्होंने कॉन्क्यूस्ट कर दिया था, कि मतलब गिव अप कर दिया था कि मैं अब इसको आगे कभी नहीं करूँगा और मैं हार चुका हूँ। अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंग वॉर। अशोक जो अपने इंस्क्रिप्शंस में कलिंग वॉर के बारे में कुछ लिखा उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस में, वो कुछ इस तरह से है। दिस इज़ वॉट अशोका डिक्लेयर्ड द वन, उन्होंने लिखा 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग अन अ कॉन्क्यूड कलिंग अबाउट द लाख एंड हाफ पीपल कैप्चर्ड मोर देन। उन्होंने उस समय बताया कि कैसे वो दुखी हो गए इस युद्ध को देखने के बाद में। एंड वन एवर द इंडिपेंडेंट लैंड कॉन्क्यूड लाख्स ऑफ पीपल डाई, और लाखों लोग उसमें मर गए। एंड मैनी टेकन प्रिजनर्स, और कुछ को बंदी बना लिया गया। ब्राह्मण्स एंड द मॉन्क्स ऑल्सो डाई,
और उस युद्ध में बहुत सारे ब्राह्मण जो थे वो मारे गए, और मॉन्क्स कौन होते हैं, जो बुद्ध के भिक्षु, बौद्ध भिक्षु होते हैं, वो भी उसमें मारे गए। और रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, बहुत सारे जो लोगों के परिवार, रिश्तेदार, स्लैव्स एंड सर्वेंट्स डाई, लॉस देयर लव्ड वंस, कि जो हमारे प्यारे होते हैं वो भी उस युद्ध में मारे गए। वॉट दैट वाई आई एम सैड, और मैं दुखी हूँ इस चीज़ को लेकर, दुखी था। एंड आई हैव डिसाइडेड ऑब्जर्व धम्मा, और मैंने धम्म जो है, धम्म किसकी शिक्षा है, भगवान बुद्ध जो है उनकी शिक्षा को धम्म कहा जाता है। धम्म मीन्स धर्म की जो शिक्षा होती है उसको उस समय में धम्म बोला जाता था, धम्मा। ठीक है, तो उसके हिसाब से टीचिंग द अदर्स अबाउट वेल, आई बिलीव द विनिंग पीपल थॉट द धम्मा सच एज अ बेटर दैन कंक्यूरिंग द थॉट फोर्सेस, कि मतलब उन्होंने ये है कि धम्म जो शिक्षा है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि ये सब व्यर्थ है, सारी चीज़ें अगर आप पा भी लेते हो तो भी ये सारी चीज़ें व्यर्थ होती हैं। ठीक है, तो व्हाट वॉज अशोका धम्म, अशोक का जो धम्म है वो क्या है। अशोका धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ द गॉड, इसके अंदर केवल भगवान की पूजा जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है, मतलब केवल हम पूजा पाठ कर लें और हम बहुत बड़े भगवान के भक्त बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। अशोक का जो धम्म है उसमें पूजा, भगवान की पूजा ही सब कुछ नहीं है। फॉर द और द परफॉर्मेंस ऑफ अ सेक्रीफाइस, मतलब कि उसमें और नहीं क्या है, आप यज्ञ कर लोगे तो भी आप धर्म को नहीं जान पाओगे। ही फेल्ट दैट जस्ट अ फादर ट्राइज टीच हिज चिल्ड्रन, जैसे कि एक पिता अपने पुत्र को सिखाता है, समझाता है। ही हैड अ ड्यूटी इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट की, और ऐसा ही इंस्ट्रक्शन देने का मतलब ड्यूटी बनता है। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, और इसलिए उन्होंने बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उससे भी वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। देयर वर द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम, पीपल द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन, मतलब कि उस समय में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोग जो बहुत सारी कठिनाइयों से, बहुत सारी परेशानियों से घिरे रहते हैं। प्रॉब्लम द एम्पायर फॉलोड द, अलग अलग, हम लोग अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग होते हैं, सब लोगों के अंदर अलग अलग टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एनिमल वर सेक्रीफाइसेस, उस समय में उनके राज्य में बहुत सारे जो जानवर हैं उनकी बलि दे दी जाती थी। स्लेव्स और सर्वेंट, और जो गुलाम होते थे उनको बहुत बैडली ट्रीटेड किया जाता था, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। बिसाइड देयर वर द क्वेरल्स इन फैमिलीज़, और उन्होंने देखा कि जो परिवार है, मेरी जो जनता है उसमें भी बहुत सारे परिवारों में लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, आसपास के पड़ोसी लड़ते रहते हैं। अमंगेस्ट नेबर्स अशोक फेल्ट दैट अ ड्यूटी सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, और उनकी ड्यूटी बनती है ये सारी चीज़ों को सॉल्व करना। सो अपॉइंटेड, उन्होंने बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं वो अपॉइंट किए, किसके लिए, एज द धम्म महामत्ता, उन्होंने कुछ ऐसे लोग अपॉइंट किए जिनको धर्म की शिक्षा देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने अपने राज्य में भेजा, कि वो बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं उनको धम्म के बारे में लोगों को शिक्षा दे, इन सब चीज़ों के बारे में बताए। अशोक गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन द रॉक्स एंड पिलर्स, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को तो क्या बनाया, धम्म महामता बना के और दूसरे राज्यों में भेजा टीचिंग्स के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। और उन्होंने बहुत सारे जो मैसेजेस हैं उनको फॉरवर्ड किया, किस चीज़ के लिए, मैसेज दोज हु कुड नॉट रीड दैमसेल्व्स, कि जो अपने आप पढ़ लिख नहीं सकते थे उनके लिए कुछ ऐसे पिलर्स और ऐसे रॉक्स के ऊपर उन्होंने इंस्क्रिप्शंस वहाँ पर लगाए अपने राज्य में, जिससे वो धम्म को पढ़ सके, धर्म के बारे में जान सके कि धर्म आखिर क्या होता है। अशोक ऑल्सो सेंड मैसेजेस टू स्प्रेड आइडियाज़, अशोक ने अपने जो मैसेंजर्स हैं उनके थ्रू भी आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए कहाँ भेजा, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका में अपने जो लोग हैं उनको वहाँ पर उन्होंने भेजा। और उन्होंने रोड्स बनवाए, वेल डग करवाए, मतलब कि कुएँ खुदवाए, बिल्ड द रेस्ट हाउसेज, धर्मशालाएँ बनवाई। बिसाइड ही अरेंज द मेडिकल ट्रीटमेंट बोथ द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, और चिकित्सा, लोगों की चिकित्सा हो सके ऐसे उन्होंने
क्या बनवाए, मतलब चिकित्सालय बनवाए जिसमें लोगों के और एनिमल्स की उन्होंने ट्रीटमेंट हो सके आसानी से। अशोक मैसेज हिज सब्जेक्ट, अशोक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि सभी को रेस्पेक्ट करना चाहिए और ब्राह्मण्स और मॉन्क्स को गिफ्ट देने चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, सबको इक्वल समझना चाहिए और ये सारी शिक्षाएं उन्होंने धम्म के थ्रू पूरे सब जगहों पर सारे राज्यों में पहुंचाना चाहा। ओके स्टूडेंट्स, our chapter is finished. You read this chapter with the help of book. Okay student, goodbye to all.